Morning students, welcome to Shraddha Vallabh Academy. Class 9th students, in social science, let's start economics chapter 1, the story of village Palampur. हमने इस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था विलेज पालमपुर के बारे में, और हमने ये पढ़ा था कि प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं कि विलेज पालमपुर में किस तरह से प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं हम, उसके लिए क्या क्या तरीके हैं. तो फार्मिंग इन पालमपुर इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. लैंड इज़ फिक्स्ड, अपन ने पढ़ा था लैंड इज़ फिक्स्ड कि 75% जो पॉपुलेशन है पालमपुर की वो फार्मिंग में इंगेज है, और जो लैंड है वो एरिया फिक्स है, उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते. उस कल्टिवेटेड एरिया निश्चित है 1960 से. अब हम जो चेंजेस कर सकते हैं वो क्या है? चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन. हम उसी लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे? कल्टीवेशन के मेथड्स को चेंज कर देंगे. उसके लिए दो तरीके हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग आर द मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन यूज्ड इन पालमपुर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड. हम लैंड से अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए विलेज पालमपुर में क्या कर सकते हैं? कल्टीवेशन के दो तरीके अपना रहे हैं. एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल माने एक समय में ही हम उसी लैंड में कई बार हम रबी की क्रॉप्स भी लगा लें, हर खरीफ की क्रॉप्स भी लगा लें, और साथ में हम जो सीजनल क्रॉप्स होती हैं वो भी लगा के एक ही लैंड पे अलग अलग टाइम पे हम क्रॉप्स ले लें. तो ये है मल्टीपल क्रॉपिंग. एंड मॉडर्न फार्मिंग, ये दो टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए. तो हम उसी एक छोटे लैंड से ही हम बहुत सारी क्रॉप्स ले सकते हैं. सी मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? मेथड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ यूज्ड इन पालमपुर. उन्होंने ये मेथड अपनाया मल्टीपल क्रॉपिंग का. कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सम पीसेस सेम पीस ऑफ लैंड एट सेम और डिफरेंट टाइम इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. मतलब क्या है? एक ही वही सेम लैंड है लेकिन उस पर अलग अलग टाइम पर हमने डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया. इसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल, बाजरा ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन. बारिश जब आई तब हमने बाजरा लगा दिया. पोटैटो इज़ प्रोड्यूस बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में हमने खूब सारा आलू लगाया. एंड इन विंटर सीजन में हमने वीट क्रॉप्स लगा दी. मतलब हमने डिफरेंट टाइम्स में, अलग अलग सीज़न में, अलग अलग टाइमिंग्स में उसी लैंड पर डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स लगाई, जिससे हमारी वही लैंड में प्रोडक्शन बढ़ गया. फाइन. नाउ ये अपन कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ हो, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, जो कि विलेज पालमपुर में थी, तो हमने क्या किया? अलग अलग हार्वेस्टिंग टाइम अलग अलग रखा. जैसे शुगर केन है, उसका वंस इन ईयर होती है, उसको अपन ने लगाया, है ना. इसी तरह से हमने अलग अलग टाइम पे पोटैटोज़, अक्टूबर और दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच का टाइम में हमने पोटैटोज़ लगा दिए. रेनी सीज़न में हमने रबी की क्रॉप्स लगाई. इसी तरह विंटर सीज़न में खरीफ क्रॉप्स लगाई. तो अलग टाइम पे हमने डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स लगा कर उसी छोटे से लैंड से हमने ज़्यादा प्रोडक्शन ले लिया. ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हमारा इरिगेशन सिस्टम कितना इम्प्रूव है. इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके लिए हमने वेल्स, ट्यूबवेल्स, इन सब से, या अपनी उसी फील्ड के लिए इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इरिगेशन अच्छा फैसिलिटी कर ली. तो इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लैंड और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत ज़्यादा टाइम पे भी ऐसा हो सकता है ना. तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि हम एफिशिएंटली किस तरह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा करके हम उसी लैंड पर मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं. नाउ वी कैन यूज़ मॉडर्न फार्मिंग. मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आर यूज्ड. हाई यील्डिंग वैरायटी क्या होते हैं? वो सीड्स कि जो एक हमें उतने ही खेत में हमें कई टन गेहूँ मिल जाए, कई टन अनाज का प्रोडक्शन हो जाए. तो ये क्या है? हाई यील्डिंग सीड्स की वैरायटी होती है जिनमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. एक वही फसल में हमें बहुत सारी उपज मिलती है, हाई यील्डिंग वैरायटी कहलाती हैं.
जो कि हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं। एज ए रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स। इसलिए वही सेम लैंड है लेकिन उस पर हमें फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्राप्त हो जाती है। तो ये हमने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करे। इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। और स्पेशली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बहुत सारे किसानों ने इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फैसिलिटेट द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिसको हम HYVS कहते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स। इसमें हमने वही ग्रीन रेवोल्यूशन आप समझते हैं, हरित क्रांति हुई थी, जिसमें हमने इरिगेशन अच्छी फैसिलिटी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स लगा के ट्रेडिशनल सीड्स की जगह हमने क्या यूज़ किया, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ करे और अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ करी, जिसकी वजह से इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करे, बहुत अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें, जिससे हमें इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ा। इस चीज़ को कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। द हाई यील्डिंग वैरायटी आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स ऑन वन प्लांट। एक ही प्लांट से हमें बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है। इट मीन्स हमारी जो एक ही प्लांट, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसने हमारे प्रोडक्शन को, चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी और लैंड फिक्स थी, इसलिए हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए हमने अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और साथ ही हमने फर्टिलाइज़र्स बहुत अच्छे यूज़ करके प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया। इसे कहा जाता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इसके बाद एक और चीज़ होती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड्स। अब ये जो लैंड है ये कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिपोर्ट, इफ़ इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड। हमारी जो साइंटिफिक रिपोर्ट है वो कहती है कि हमने क्या किया है, मॉडर्न फार्मिंग की वजह से लैंड को ओवर यूज़ किया। अब हमने मल्टीपल क्रॉपिंग भी करी, हमने फर्टिलाइज़र्स डाले, यील्ड के लिए सब कुछ कर दिया, हमने प्रोडक्शन तो बढ़ाने के चक्कर में लैंड का ओवर यूज़ किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक्स आर पोल्यूटेड बाय द वे ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र्स। अब चूँकि क्या हुआ, हमने खेती बढ़ाने के लिए हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो इसलिए हमने फर्टिलाइज़र्स डाले, लेकिन फर्टिलाइज़र क्या है, केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स जब बारिश आई बह करके कहाँ गए, नदियों में गए, लेक्स में चले गए या ग्राउंड वाटर में रिस्क करके पानी के साथ पहुँच गए, तो जिसकी वजह से जो हमारे वाटर सोर्सेज थे वो पोल्यूटेड हो गए। एंड केमिकल फर्टिलाइजर ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द सॉइल विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब इसके साथ साथ हमने क्या किया, केमिकल्स जो थे उनको भी हमने से न केवल हमने बैक्टीरिया को मारा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए काम के थे, मिट्टी के लिए, जो हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए काम के थे, उनको भी साथ में मार दिया। अब ठीक है, हमारे जो अगर इंसेक्ट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है, पेस्ट है जो हमारे नुकसान कर रहे हैं खेती को, उसको मारना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या है, जो अच्छे बैक्टीरिया थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनको भी मार दिया, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे। और इसकी वजह से हमारी जो सॉइल थी वो भी, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई, ओवर यूज़ हुआ। 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस 2 hectare in size and remaining 60 cultivate more than 2 hectares of land। अब क्या हुआ, अगर 240 फैक्ट्री हैं, वो एक छोटे से स्मॉल प्लॉट को करेंगी, में खेती करेंगी, तो क्या होगा, हर एक के हाथ में सिर्फ 2-2 हेक्टेयर आएगा साइज़ में, और रिमेनिंग 60 कल्टिवेट मोर देन 2 hectares ऑफ लैंड, और बाकी सब जो इतने सारे लोग बचेंगे वो केवल 2 हेक्टेयर लैंड को ही यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ यू of the large farmers cultivate 100 hectares or more than 10 hectares of land. So tomorrow we will study more about this labor and capital. Okay, goodbye.